आप सब कैसे हैं? मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और साथ में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, जो हमारी 11वीं क्लास का शेष जो आपका टॉपिक बच गया था, आज हम उसे आगे कंटिन्यू करेंगे। और कल हमने जननांकीय पढ़ा था, और साथ में जननांकीय हमने आपका ये देखा कि उस समय जो हमारी आपकी जनगणना हुई थी, क्या आपकी स्थिति थी और किस आधार पर हो रही थी। और साथ में हमने ये देखा जो उनकी मृत्यु दर थी उस समय, चाहे वो चाइल्ड मृत्यु दर हो, चाहे आपकी बर्थ रेट थी या फिर डेथ रेट, चाहे वो किसी व्यक्ति की रही हो या आपके बच्चों की, हमने उसकी देखने की कोशिश की। और साथ में हमने ये भी देखा ऐसे क्या कारण रहे थे कि जिसके कारण जो हमारी डेथ रेट थी, यानी कि जो आपकी मृत्यु दर थी, वो बहुत ज्यादा थी, कभी कम हो रही थी। तो इसके पीछे क्या कारण था, हमने उसकी सारी सुविधाओं को हमने पढ़ा कि उसमें ऐसे क्या चीजें थी कि जिसमें जल जनित और कुछ वायु के माध्यम से जो आपके संक्रमण फैल रहे थे, उन संक्रमणों के द्वारा जो हमारे व्यक्ति थे उस समय के, वो ज्यादा इन्फेक्टेड हो रहे थे। और संक्रमित होने की वजह से उस समय क्या था, मृत्यु बहुत ज्यादा हो रही थी। और साथ में मैंने ये भी बताया जो हेल्थ फैसिलिटी थी बच्चों, वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं वो बहुत सारे कारण रहे थे कि जो 1921 का जो आपका दशक था, जब हमारी जनसंख्या आपकी बढ़ नहीं पाई, मतलब आपके नकारात्मक रूप से आप उसे समझ सकते हैं कि वहाँ उस समय जो हमारी जनसंख्या में एक प्रॉपर आपकी वृद्धि या समृद्धि होनी चाहिए थी, वो हमें देखने के लिए नहीं मिली। तो ये सब ऐसे कारक थे जो हमने कल की अपनी पिछली क्लास में हमने पढ़े थे बच्चों। और साथ में हमने ये भी देखी थी कि व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा उस समय आपकी 44 वर्ष थी और वर्तमान में आज 68 वर्ष है। और उसके क्या कारण रहे थे, ये सब चीजें हम लोग कल आपके डिस्कस कर चुके थे। क्लियर है बच्चों? तो मैं उम्मीद करता हूं कि सब लोग आप अपनी किताब कॉपी लेके अच्छे से आपके बैठ गए होंगे, और जहां भी मैं आपको अंडरलाइन करता चलूं, वो आपको अपनी बुक में आप क्या करें, पेंसिल के माध्यम से अंडरलाइन करें, ताकि आपको चीजें कंफर्म रहे कि ये ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है और मेरे को ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है बच्चों? देखिए, आपका पहला चैप्टर है, थोड़ा आपको कठिन लग सकता है, लेकिन आप अगर बहुत अच्छे से अगर पूरा मन लगा के पढ़ेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छा आपको समझ आएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा शेष आपका सेशन बचा था, तो उसे हम आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग डिजिटल बोर्ड की तरफ। बच्चों, जो हमारा, देखिए कल जो मैंने आपको पढ़ाया था बच्चों, साथ में मैं आपको ये बता रहा था कि जितनी भी हमारी जननांकीय जो आपकी हमारी परिस्थिति थी, हम उस पर आपकी क्या कर रहे थे, उस पर बच्चों एक छोटी चर्चा कर रहे थे। और साथ में हमने ये भी देखा कि उस समय आपकी क्या स्थिति रही थी और कब हमारी पहली जनगणना हुई थी। हमने इसके विषय में भी क्या किया, आपका ध्यान दिया बच्चों। क्लियर हो गया? क्या करा हमने, उसको पूरा अच्छे से आपका साथ में आपका देख लिया था। और जब उस समय जब आपकी जनगणना हो रही थी, और उस जनगणना के दौरान हमने कुछ ऐसी आपकी चीजें देखी कि उस समय हमने ये भी देखा कि जब एक ऐसा दशक आया कि जब हमारी जनगणना जो थी, क्या थी इसमें, जननांकीय संक्रमण हमें आपका क्या मिला, आपका देखने के लिए मिला बच्चों। और साथ में हमने ये भी देखा कि उस समय जो था, जितना बड़ा भारत था और उसकी इतनी अधिक आपकी जनसंख्या समृद्धि में बहुत अधिक नहीं थी, यानी कि जो उसकी दर थी बहुत अधिक थी। क्लियर हो गया? यानी कि आप देखिए कि जनसंख्या तो बहुत अधिक रही, लेकिन जो ग्रोथ रेट था, जो आपका बढ़ना चाहिए था, वो एक विशाल रूप में नहीं उभर कर सामने आया। क्लियर है बच्चों? और साथ में हमने ये भी देखा कि उस समय की जो साक्षरता जो आपकी दर थी, वो कितना प्रतिशत रही, हमने इस पे भी आपका ध्यान दिया। और साथ में हमने ये देखा कि उस समय जो आपकी महिला की साक्षरता आपकी जो आंकी गई थी, वो क्या थी, हमने ये भी देखी थी। क्लियर है बच्चों? तो इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि इतना आपने समझ लिया होगा। और देखिए, साथ में मैं आपको बताऊं, साथ में हमने क्या देखा था, हमने उनकी जीवन प्रत्याशा भी उससे हम देखने की कोशिश की थी कि उस समय 44 वर्ष थी। क्लियर है बच्चों? और आज कितनी है, 68 वर्ष। और फिर हमने शिशु मृत्यु दर देखी कि उसमें प्रति हजार में जो आपकी शिशु मृत्यु दर थी, वो बच्चों आपकी कितनी थी। और देखिए, अगर आप देखेंगे आज के समय में वो कितनी है बच्चों, 40 प्रति हजार है। और उस समय कितनी थी आपकी, 218 आपकी प्रति हजार उस समय क्या रही थी, शिशु मृत्यु दर रही थी। और हमने ये देखा, और साथ में हमने ये भी देखा कि उस समय औपनिवेशिक जब आपका शासनकाल चल रहा था, तो उस समय जो हमारी आपकी गरीबी थी, वो कैसी रही होगी बच्चों, बहुत अच्छी व्यापक रूप में रही होगी। यानी कि परिमाण स्वरूप अगर आप भारत की जनसंख्या और आप दशा को देखेंगे, तो क्या नहीं थी उस समय, बहुत बेहतर नहीं थी, यानी कि अच्छी नहीं थी। इतना हम लोग कल आपका
देख चुके थे, और साथ में एक ऐसा चित्र हमें आपका दिखाया गया है। क्लियर हो गया? देखिए, इसमें बताया गया है भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग मूल आवश्यकताओं जैसे कि घर से वंचित था। यानी कि आप ये सिंपल देखिए बच्चों, कि उस समय जब आपका ब्रिटिशर आपका शासन कर रहे थे, तो एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग था जिनके पास अपने पर्याप्त घर नहीं थे, यानी कि वो झुग्गी झोपड़ियों में आपका रह रहे थे। यानी कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उस समय बहुत पर्याप्त आपकी गरीबी, मतलब भारत में इस स्थिति आपकी बनी हुई थी। क्लियर हो गया? चलिए, आज का सेशन हम लोग आगे देखते हैं, और हम आज आपकी चर्चा करेंगे व्यवसायिक आपकी संरचना पर, कि उस समय की जो आपकी व्यवसायिक संरचना थी वो क्या थी और कैसी आपकी रही थी। क्लियर है बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। देखिए, अब क्या देख रहे हैं हम लोग? व्यवसायिक तो आपकी संरचना हम लोग देख रहे हैं। देखिए, औपनिवेशिक काल में विभिन्न उद्योगों क्षेत्रों को में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। यानी कि जो औपनिवेशिक शासन काल के अंदर, यानी कि जब आपका अंग्रेज हमारे यहाँ शासन कर रहे थे बच्चों, तो उस समय जो हमारे औद्योगिक क्षेत्र थे, यानी कि जो भी हमारी कुछ फैक्ट्रियां या कुछ आपके उद्योग लगे थे, उन उद्योग में जो भी आपकी कार्यशील श्रमिक थे, यानी कि जो आपके काम करने वाले जो आपके लोग थे, जो उनका अनुपातिक, यानी कि उनका जो आपका रेशनो वाइज जो आपका विभाजन आपका किया गया था, उसमें भी क्या नहीं हुआ कोई बच्चों, खास परिवर्तन नहीं आया। यानी कि आप मान लीजिए जो जैसी स्थिति थी वो वैसी स्थिति में ही आपका बना रहा। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था। देखिए, हम लोग इससे पहले भी देख चुके हैं, जो हमारी कृषि है वो कैसा व्यवसाय था बच्चों? कृषि हमारा बहुत बड़ा आपका व्यवसाय रहा उस समय पे। क्लियर है? ध्यान दीजिए, क्या था? कृषि सबसे बड़ा आपका व्यवसाय था, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। यानी कि आप देख सकते हैं कि देश की 70 से 75% ऐसी जनसंख्या थी जो आपके कृषि के क्षेत्र के अंदर आपकी लगी हुई थी। क्लियर है बच्चों? हम इतना आपका देख चुके थे। आगे देखे थे कि विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों को में क्रम से 10% तथा 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। यानी कि जो आपके 70-75 जो आपके प्रतिशत ऐसे लोग थे जो अपना एग्रीकल्चर कर रहे थे, और उसके बाद कुछ ऐसे लोग थे जो अपना कम से कम 10% किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जैसे कोई कहीं जो आपका विनिर्माण हो रहा है किसी प्रकार की, या कोई अपनी कहीं किसी का नौकरी कर रहा है मान लीजिए, तो वो जो अपनी आपकी सेवा दे रहे थे, वो आपके 15 से 20% जो आपके लोग थे, वो ऐसे लोग थे जो अपना क्या दे रहे थे, अपनी सेवा दे रहे थे। क्लियर है बच्चों? तो यानी कि ये उस समय की हमें जो अपनी व्यावसायिक संरचना के बारे में जानकारी दे रहा है, तो हमें ये बताने की कोशिश करी गई है बच्चों कि उस समय क्या हुआ था, कि उस समय जो भी आपके लोग थे वो अधिकतर आपके कृषि पर आपका ज्यादा फोकस था, और साथ में जो अपनी सेवा और जो आपका विनिर्माण है वहां भी लोग क्या कर रहे थे, अपनी थोड़ा सा अपनी सेवा जो थी बच्चों वो आपका दे रहे थे। क्लियर है? ध्यान रहेगा इतना। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक ये जितना मैंने पढ़ाया है अभी तक ये आपको समझ आया होगा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। यानी कि आप देखिए, जो आपकी क्षेत्रीय वृद्धि हुई है उसमें एक विलक्षणता, मतलब एक उसका लक्षण दिखाई देगा आपको, कि जो क्षेत्रीय विषमता है, जो आपके रीजनल वाइज जो हमें कुछ अंतर या वो आपका डिफरेंस जो हमें दिखाई दिया, वो क्या था, वो हमें आपका देखना है। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए बच्चों, आगे हम लोग देखिए, जो क्षेत्रीय विषमता के बारे में अगर आप देख रहे हैं, तो उसमें ऐसे कौन से कारक रहे थे जिसमें कि ये सब चीजें जो आपकी बढ़ी। तो इसमें बताया गया है कि उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी कि आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल प्रांतों के क्षेत्रों, मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। यानी कि सिंपल आप देखेंगे तो बच्चों, उस समय क्या था कि जब उस समय का हमें आपका अंतर दिखाया गया है, जो आपकी मद्रास की जो आपकी प्रेसिडेंसी जो थी आपकी मद्रास की उस समय, और साथ में जो आपकी बॉम्बे और जो आपके बंगाल के क्षेत्रों में जो लोग कार्यरत थे, वहां अगर आप देखेंगे तो उनकी कहीं ना कहीं जो आपका कृषि क्षेत्र की जो आपकी निर्भरता थी उसमें क्या आ गई, आपकी कमी आ गई। यानी कि
जो आपके बंगाल और जो आपके बंबई के जो लोग काम करने वाले जो आपके श्रमिक थे, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पर कम आश्रित होने लगे थे कंपेयर टू बच्चों जो आपकी हमारी मद्रास की पेडेंसी थी। क्लियर हो गया? उस पर थोड़ा क्या था, कम मतलब आपके निर्भर कम हो गए थे। यानी कि कहीं भी आप देखेंगे तो आपका मद्रास की पेडेंसी ऐसी थी जहां पर लोग आपके कृषि में ज्यादा संलिप्त थे, और वहीं बॉम्बे और बंगाल के लोग क्या थे, अन्य क्षेत्रों में क्या थे, आपके संलग्न थे। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र को का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था। यानी कि अगर आप देखेंगे उस समय जो आपका विनिर्माण और तथा जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है वो बहुत महत्वपूर्ण के रूप में क्या हो रहा था बच्चों, वो आगे बढ़ रहा था। क्लियर है? किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आंकी गई। यानी कि एक तरफ तो जो जैसे कि आपके मद्रास में जो आपकी पेडेंसी थी, उस पेडेंसी में एग्रीकल्चर के लोग बहुत ज्यादा थे, जो लोग थे वो आप कृषि पे बहुत ज्यादा निर्भर कर रहे थे। वहीं साथ में हमने आपका बॉम्बे और बंगाल, ये जो आपके दो हमने ऐसी पेडेंसी देखी थी, इन पेडेंसी के अंदर जो आपकी पेडेंसी थी, इन प्रेसिडेंसियों में क्या था, लोगों की जो आपकी एग्रीकल्चर पर आपकी निर्भरता क्या थी, कम थी। लेकिन साथ में ही हमने क्या देखा, जो आपका पंजाब, राजस्थान और जो आपके उड़ीसा वाले जो कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां पर आपके लोग अधिक ज्यादा बढ़ रहे थे, किस पर, एग्रीकल्चर की जो आपकी निर्भरता थी इस प्रेसिडेंसी में, वो क्या थी, ज्यादा बढ़ रही थी। बच्चों कौन सी में? उड़ीसा और आपके आपके राजस्थान में। क्लियर हो गया? तो यहाँ क्या की गई, यहाँ आपके वृद्धि आंकी गई। अब देखिए, अब जब ये आप समझ आएंगे कि यहाँ क्या हुआ, इनकी आपकी वृद्धि आंक ली गई। तो इतना हमें अब तक ये आपका देखने को मिला कि अगर हम उनकी व्यवसायिक आपकी संरचना की बात करें कि आखिर में वहां के लोग किस प्रकार के अपने कार्य कर रहे थे, किस प्रकार की अपनी संरचना में लिप्त थे, तो हम सिंपल कह सकते हैं कि भारत की अधिकतर जनसंख्या एग्रीकल्चर बेस में, यानी कि एग्रीकल्चर में आपका लगी हुई थी। क्लियर हो गया? बॉम्बे और बंगाल, यानी कि आपकी मुंबई और जो आपकी बंगाल, आपकी प्रेसिडेंसी ऐसी थी बच्चों, जो आपकी इनके जो है के लोग थे उनकी थोड़ी कम निर्भरता थी कृषि पर। कंपेयर में अगर बात करूं तो आपकी मद्रास जो जो आपकी मद्रास वाली जो आपकी प्रेसिडेंसी थी, और साथ में जो आपके राजस्थान और जो आपकी उड़ीसा वाली प्रेसिडेंसी थी, इनमें कहीं ना कहीं इन दोनों में बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर में लोग आपका लगे थे। क्लियर है बच्चों? चलिए, इतना तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, अब हम लोग ध्यान दे रहे हैं आधारिक संरचना कि उस समय की जो संरचना थी, क्या हुआ कि कुछ चीजें बढ़ी या घटी, क्या स्थिति रही, हमें इसका आकलन करना है कि आधारिक संरचना क्या थी, वहां की बेसिक स्ट्रक्चर क्या था, वहां की आधारभूत संरचना क्या रही थी, हमें उस पर थोड़ा ध्यान देना है। क्लियर हो गया? तो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये भी अच्छा समझ आएगा। आपको जैसे कि ये वाला टॉपिक आपको समझ आया कि उस समय के लोग कैसा व्यवसाय कर रहे थे, क्या उनकी व्यवसायिक आपकी संरचना थी। ठीक है बच्चों? चलिए आगे देखिए। तो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर पर बात कर रहे थे, जो आधारिक जो आपकी संरचना थी, कि क्या आधार रहा था उस समय आपकी संरचना का। देखिए, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पतनों, जल परिवहन तथा डाक आदि का विकास हुआ। यानी कि आप ये देख सकते हैं बच्चों कि ऐसा समय आया कि जब इसमें क्या हो रहा है, कहीं हमें आपकी वृद्धि आपका देखने के लिए मिल रही है। और कौन सा ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर हमें वृद्धि आपका देखने के लिए मिली। तो देखिए, जो औपनिवेशिक शासन काल है बच्चों, इसके अंदर आपके रेलों में, यानी कि आपका रेल निर्माण आपका होने प्रारंभ हो गए। आपके पतनों का मतलब होता है जो आपके बंदरगाह हैं वो आपके बनने शुरू हो गए, यानी कि जल परिवहन, यानी कि उस समय जो आपका व्यापार रहा होगा या फिर क्या हो रहा है, जल मार्ग क्या हो गया, उन्नत हो गया। और साथ में जो आपकी डाक व्यवस्था है, यानी कि जो आप देखते हैं जो आपके पोस्ट ऑफिस वगैरह हैं, ये सब क्या हो गए, इन सब का क्या हो गया बच्चों, आपका विकास होना आपका प्रारंभ हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसका देखिए जो उनका विकास होता है और जिनका ध्येय है,
इसका ध्येय जन सामान्य को आने की, अगर चाहे आपकी रेल डेवलप करी है या कोई उन्होंने पोर्ट डेवलप करा है या कोई उन्होंने डाक व्यवस्था जो आपकी डेवलप करी है, उनका जो मुख्य आपका मोटिव था कि ऐसा नहीं कि ये सारी सुविधा हमें आपकी यहाँ की जनता को देनी है, नहीं, ये क्या है, उन्हें आपका प्रदान कराना नहीं था। तो यानी कि आखिर में जो ये आपका विकास कर रहे थे, फिर ये आपका किसके लिए कर रहे थे बच्चों? अब ये भी प्रश्न उठता है कि अगर ये लोग रेल को आपका डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपके पोस्ट ऑफिस आपका डेवलप कर रहे हैं, आपके पोर्ट वगैरह आपका डेवलप कर रहे हैं, और जो जल मार्ग जो आपका परिवहन है उसको बहुत अच्छा सुचारू करने की कोशिश कर रहे हैं या विकास कर रहे हैं, तो फिर ये किसके लिए कर रहे हैं? अगर जन सामान्य के, तो औपनिवेशिक हित साधन किए सकते हैं कि जितने भी ये सब कार्य आपके आपके किए जा रहे थे, ये क्या था, इनमें मेन हित क्या था बच्चों? यानी कि औपनिवेशिक जो शासन है उसका ही क्या हो बच्चों, हित छुपा हो। यानी कि औपनिवेशिक हित के लिए ही सारे कार्य आपके किए जा रहे थे। क्लियर हो गया? अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात संसाधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। यानी कि जो आपकी जो यहाँ की ये जो आपकी सड़कें थी जो आपकी बनी थी आधुनिक आपके यातायात के लिए, और कब, जो अंग्रेजी शासन से आपके पहले की थी, वो क्या नहीं थी, उनके लिए उपयुक्त नहीं थी। यानी कि अब उन्हें जो भी अपना डेवलपमेंट करना था अपने यातायात के अनुसार ही उन्हें क्या करना था बच्चों, आपका अपना डेवलपमेंट करना था। क्लियर हो गया? यानी कि कहीं ना कहीं उनके सामने एक अपना ऐसा स्ट्रक्चर बनाना था जो केवल उनके लिए ही आपका लाभ हो सके। क्लियर हो गया? और ना कि जो है कि आम जनता है वो उसको लाभ प्राप्त कराना आपका चाहते थे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। जो सड़कें उन्होंने बनाई उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं को आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतर भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पतन तक आपके पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। यानी कि जितनी भी वो आपकी सड़कें वगैरह जो भी बच्चों आपका बना रहे थे, उनके बनाने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था ये हमें समझ आया। तो यानी कि जो उनका मुख्य ध्येय था या उनका उद्देश्य था या किस मंशा के साथ वो बना रहे थे, उनका ये था कि देश के भीतर से जो आपकी सेना है, जो उनकी मिलिट्री है, उसका जो आवागमन है, यानी कि एक स्थान से अगर दूसरे स्थान पर उसको भेजना है, तो उसके लिए वो ऐसा अपनी सड़कें बना रहे थे कि उन्हें कोई आने जाने में क्या हो ना हो, आपकी दिक्कत ना हो। और देश के भीतरी भाग से क्या हो, अगर आपका कच्चा माल लाना हो और उस आपके कच्चे माल को निकटतम आपका रेलवे स्टेशन या जो आपके पोर्ट हैं, जो आपके बंदरगाह हैं, उन तक पहुंचाने में क्या था, आपका सहायता करना मात्र था। यानी कि उनके लिए जो उन्होंने अपनी रोड बनाई थी उसका मेन उद्देश्य ये था कि हमारी सेना एक स्थान से दूसरे स्थान तक आपका जा सके। साथ में दूसरा उद्देश्य यह था कि देश के आंतरिक भागों से जो हमें कच्चा माल चाहिए, वो कच्चा माल रेलवे स्टेशन तक या फिर पोर्ट तक जो आपके बंदरगाह हैं उन तक पहुंच जाए। ये उनका मुख्य उद्देश्य आपका रहा था बच्चों। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं जो भी है कि क्या कह रहे हैं। देखिए, इंग्लैंड यानी लाभकारी बाजारों तक पहुंचना आसान हो जाता। यानी कि देखिए, अगर ये सब चीजें होंगी और जब जो आपका माल है और जो माल आपका जो कहाँ जाना है, इंग्लैंड, या फिर जो लाभकारी जो भी आपके बाजार हैं उन तक पहुंचाना क्या हो जाता, आसान हो जाता। देखिए, अगर आपकी सड़कें अच्छी हैं बच्चों, तो किसी भी स्थान पर आपका ट्रांसपोर्ट सुविधा अगर बढ़िया है, रोड सड़कें या फिर आपके परिवहन चीजें अच्छी हैं, तो किसी भी बाजार तक अपनी पहुंच अच्छी हो सकती है या फिर कोई भी कनेक्टिविटी क्या हो सकती है, अच्छी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज जो भी अपना डेवलपमेंट कर रहे थे वो सिर्फ अपने हितों के लिए ही क्या थे, आपका कर रहे थे। आगे देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाली सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। यानी कि आप देखेंगे कि कुछ ऐसे सक्षम आपके मौसम का उपयोग करते थे कि जिसमें क्या था, जो उनकी सड़क है उसका निर्भर क्या था, हमेशा अभाव बना रहा। यानी कि एक ऐसी स्थिति थी कि जब जो बिल्कुल सक्षम आपके मार्ग होने चाहिए थे उनका क्या रहा बच्चों, हमेशा आपका अभाव बना रहा। क्लियर हो गया? वर्ष काल में तो यह अभाव और भी भीषण
हो जाता। यानी कि देखिए जब हमारे यहाँ आप देखेंगे जैसे कि इसमें बताया कि जो आपके ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन ग्रामीण क्षेत्रों में क्या था उस समय, आपके कच्चे आपके रास्ते रहे थे, यानी कि पक्की आपकी सड़कें नहीं थी, उनका अभाव था। और जब आपका वर्षा ऋतु का जब आपका समय आता था, यानी कि जब आपकी वर्षा होती थी, उस समय वो रास्ते क्या रहते थे, और भीषण और उनका ज्यादा अभाव जाता था। क्योंकि जब आपके रास्ते आपके कच्चे होंगे, मिट्टी के बने होंगे, तो बच्चों उस समय आपके ट्रांसपोर्ट सुविधा, आपके व्यापार, आपके जो आपके करने वाले जो साधन है या संसाधन है जो वहां से निकलेंगे गुजरेंगे, उनके लिए वो सब चीजें क्या नहीं होती, पर्याप्त नहीं होती। तो यही कारण रहा कि बच्चों उनका जो था, ये सब चीजें जो थी हमें आपका देखने को मिली, और जो विकास था केवल एक उन्होंने अपने लाभ के लिए ही आपका किया था। स्वाभाविक था कि वे की प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दूभर हो जाता। अब देखिए, यानी कि उस समय की अगर आप बात करोगे तो बच्चों उस समय में क्या था, जो उनका ये आपका जीवन था वो क्या था बच्चों, बहुत ज्यादा आपका कठिन था। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं कि जितना मैंने आपको अभी ये आज हमने 2 टॉपिक लगभग आपका देख लिए, छूट गया, समय समाप्त होने जा रहा है। तो बच्चों आज हमने उनकी वेबसाइट संरचना के पीछे उनकी मंशा पढ़ी कि वो कैसी थी, और साथ में जो बेसिक स्ट्रक्चर था वो क्या बना रहे थे, इसको हमने देखा। आइए चलिए, तो बच्चों आज हमने जो था उस समय की जो आपकी व्यावसायिक आपका स्थिति थी, हमने उसका आकलन किया, और साथ में हमने ये देखा कि जो भी वहाँ की इस समय की स्थिति थी कि कहीं ना कहीं जो जिस भी आपके पेडेंसी के लोग जो आपके लगे हुए थे, वो अधिकतर एग्रीकल्चर में ही आपका लगे थे। और अगर आप बॉम्बे या फिर आप बंगाल की जो ऐसे क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ के लोग कहीं ना कहीं जो उनकी एग्रीकल्चर पर जो थी, उनकी निर्भरता आपकी कैसी हो रही थी, बहुत कम हो रही थी। और ये हमने उनके बीच का अंतर हमें देखने की क्या करी, आज कोशिश करी। और साथ में बच्चों हमने ये देखा कि उस समय जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर था वो क्या था। तो हमने ये पाया कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर उस टाइम बना था, चाहे आपके रेल बनाए हो या फिर डाक व्यवस्था या फिर जो भी आपके बंदरगाह वगैरह, ये या जो भी उन्होंने अपनी सड़कें वगैरह बनाई, तो कहीं ना कहीं उनका अधिकतर अपना हित छिपा था, ताकि वो कच्चे माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी पूर्वक आपका ले जा सकें। और इन सब चीजों के पीछे ही उनकी अपनी एक पूरी मंशा थी, और उन्होंने वैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर को ढालना शुरू किया, ताकि जितना भी बेसिक स्ट्रक्चर हो वो उनके लिए ही आपका लाभप्रद हो, ना कि जो वहां के भारत के लोग हैं उनके लिए। तो बच्चों जितनी भी हमने अब तक आपकी नीतियां पढ़ी हैं, या फिर जो भी अब तक हम इस टॉपिक पढ़ पाए हैं, हम इसमें यही देख पा रहे हैं कि अंग्रेज आखिर में क्या कर रहे हैं, अपने केवल हित के लिए ही वो कार्य कर रहे हैं, ना कि दूसरा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको इतना अब तक आपको समझ आया होगा बच्चों, क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे एक बार घर जाके दोबारा पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मुझे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।